जी स्टूडेंट, आज हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में टोटल 15 चैप्टर्स हैं और 184 सेक्शंस हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करें। जी, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, जिनको आवाज़ नहीं आ रही काइंडली वो माइक को चेक करें, शायद कोई इशू आ रहा हो। चलें, हम शुरू करते हैं। प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 है और इसमें अ, आगे हमारा जो चैप्टर चैप्टर 1 में है पार्ट, बल्कि सेक्शन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। और सेकंड जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन provision unsuited thereto, exclusion of certain land from operation of this act और फिर डेफिनेशन। ये चारों सेक्शन जो हैं और स्पेशली डेफिनेशन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डेफिनेशन के में जो हम चीज़ें देखते हैं वही वर्ड्स आगे पूरे इस एक्ट में रिपीट हो रहे होते हैं, तो हमें ये फोकस करके करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल सबसे पहले देखते हैं। Whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to making and maintenance of records of rights, the assessment and collection of land revenue, the appointment and function of revenue officers, and other matters connected with the land revenue administration in province of the Punjab and प्रियम्बल में जो हम एक्ट देखने जा रहे हैं, प्रियम्बल में उस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई गई होती है कि ये एक्ट किस रिलेटेड है, इसका क्या पर्पज है। तो प्रियम्बल जो है वो अगरचे के एक्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसकी एक हलासा होता है कि ये एक्ट किस काम के लिए बनाया गया है, क्या इसका पर्पज है। तो इस प्रियम्बल में आप देख रहे हैं कि ये जो है वो कंसोलिडेट और फैसिलिटेट करने के लिए लॉज को रिलेटिंग टू जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी मलकियत के हकूक ज़मीनों के, और जो ज़मीन का रेवेन्यू होता है, लैंड रेवेन्यू, वो किस तरह से कलेक्ट करना है। ज़मीन के रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर कौन होंगे, जैसे तहसीलदार, पटवारी वगैरह, उनके ड्यूटीज क्या होंगी, उनके राइट्स क्या होंगे। तो ये लैंड से एसोसिएटेड जितने भी मलकियत और उसके जो रेवेन्यू के मामलात हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? जो एक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है? द एक्ट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये नाम पूरा आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट टाइटल है। और आगे जो पॉइंट 2 है सेक्शन 1 का, वो है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द प्रिंस ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का इलाका जो है उसको छोड़ के पूरे पंजाब में ये जो कानून है वो लागू होता है। तो ये एक्सटेंट जो है वो एक्सटेंट ये होता है कि ये किस किस एरिया में लागू होता है। तो एक्सटेंट क्या है? पूरा पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया जो पंजाब में है वो छोड़ के।
कमेंसमेंट, ये आगाज कब से हुआ इस एक्ट का, इसकी इन्फोर्समेंट कब से हुई या कब से होगी, तो इसके बारे में ये पॉइंट 3 देखें। सेक्शन 1 में पॉइंट 3, इट आर any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas and on such date or dates as government may by notification appoint in this behalf। उस तारीख से और उस उस तारीख से और उस एरिया में उस जगह पर ये लागू होगा जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको लागू करने का की अनाउंसमेंट करे। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो टाइम टू टाइम अपने माइक ऑफ रखें, इसको कब किस डेट को किस एरिया में इन्फोर्स करती है, कमेंसमेंट करती है, यानी इसका आगाज उसी वक्त होगा जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको लागू करेगी और करती है। माइक अपने प्लीज ऑफ रखें, आपकी आवाज दरमियान में आ रही है जी। सेक्शन 1 में आपने देखा, शार्ट टाइटल देखा कि नाम क्या है इस एक्ट का, फिर आपने देखा एक्सटेंट कि इसका एरिया क्या है, और कमेंसमेंट ये इसका आगाज कब कैसे होता है। सेक्शन 2 है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन unsuited thereto। Should the circumstances of any area in which this act or any specified provision thereof has been brought into force be such that in the opinion of government, थोड़ा मैं साथ साथ भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ फिर आगे एंड पे एक्सप्लेन करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस एरिया या जिन एरियाज में इस एक्ट की कोई शर्त या इसकी कुछ शरायत या यानी इस एक्ट का कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के ओपिनियन में और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज अनसूटेड देयर, तो वो सूटेबल नहीं है, मुफीद नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में किसी एरिया में इस एक्ट ये एक्ट पूरा या इसकी कोई प्रोविजन जो है वो सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन accept that area from the operation of such provision and thereupon those provisions shall not apply to such area until the notification is जी। इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर समझती है कि ये जो रेवेन्यू लॉ है, लैंड रेवेन्यू लॉ, इसकी कोई प्रोविजन या कोई एक या एक से ज्यादा प्रोविजन वो किसी हाश एरिया में सूटेबल नहीं है, मुफीद नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट उनको जो है बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उनको होल्ड कर सकती है, वहां पे वो लागू नहीं होंगे। उन एरियाज को एक्सेप्शनल एरियाज करार दे सकती है कि वहां पे ये प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होंगी, और तब तक लागू नहीं होगी जब तक वो नोटिफिकेशन जो है उसको वापस नहीं लिया जाता, यानी वहां पर दोबारा से इन प्रोविजन को लागू नहीं किया जाता। सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 2 है, वाइल सच एक्सेप्शन एज फोर्सेड रिमेन इन फोर्स गवर्नमेंट में frame rules for the regulation of the matter so accepted so far as may be the rules shall be consistent with the provisions of this act and shall specify the period for such exception shall remain in force। आपने जैसा कि पढ़ा ये लैंड एवेन्यू का एक्ट है, लैंड एवेन्यू के मामला यानी जमीन के जो मलकियत के और रेवेन्यू जो उससे जनरेट होता है उसके मामला इस एक्ट के तहत जो है चलाए जाते हैं। तो अगर हुकूमत समझती है कि इस एक्ट का कोई हिस्सा या ज्यादा हिस्से यानी इस एक्ट में से एक इसका सेक्शन, दो सेक्शन या ज्यादा जितने भी सेक्शन हैं, तो मैंने प्रोविजन का वर्ड यूज किया, पूछा भी जा रहा है प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन यही होता है इसमें से जो इंफॉर्मेशन दी गई है या इसका कोई एक हिस्सा जो है सेक्शन में, तो चले हम सेक्शन की बात करते हैं। इसके कुछ सेक्शन या चैप्टर जो है
वो सूटेबल नहीं है। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट उनको उस खास एरिया के लिए एक्सेप्ट कर सकती है कि ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होंगे। सब सेक्शन टू जो है टू, सेक्शन टू का सब सेक्शन टू उसमें बताया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट इस तरह से करेगी किसी खास एरिया के लिए कुछ सेक्शन को, या इसका कुछ हिस्सा जो इस एक्ट का है उनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर देगी, वो वहां पे लागू नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में वहां पर भी कोई रूल्स बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी। वो रूल्स, इस रूल, ये जो रूल्स इसके है, ये जो रूल है, लाइक वो ये जो एक्ट है, इसके जो रूल्स बनाए जाएंगे वहां पर मामला को चलाने के लिए, वो इस एक्ट के करीब तर होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसको तो हमने लाइक खामोश कर दिया, वहां पे ये लागू नहीं होगा, और बिल्कुल कोई अजीबो गरीब किस्म के वहां पे रूल्स बना दिए जाएं, जमीन को तकसीम कर दिया जाए, इस तरह नहीं होगा। वहां पर जो रूल्स बनाए जाएंगे वो भी इस एक्ट के करीब तरीन होने चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। सेक्शन थ्री, exclusion of certain land from operation of this act। इस एक्ट के जो इस एक्ट के नीचे जो आएंगे, इस एक्ट की रेंज में जो आएगी, उसमें से कुछ जो जमीन, उसका एक्सक्लूजन, यानी कुछ जमीन जो इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होगी, जो इस एक्ट के जेरे साया नहीं आएगी, जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। वो कौन सी जमीन है वो देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी ऐसी जमीन जहां पर ये कानून लागू नहीं होगा, वो कौन सी जमीन है। सेक्शन थ्री का सब सेक्शन वन, except so far as may be necessary for the record, recovery and administration of villages or for purpose of survey, nothing in this act applies to land which is occupied as the site of a town or village and is not assessed to land revenue। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस चीज को इस चीज के मतलब के इस चीज को छोड़ करके, यानी इसके एक्सेप्ट इस चीज को छोड़ करके जो जमीन है उसका रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, सारी जमीन का ही रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, या अगर कोई टैक्स के मामलात हैं रेवेन्यू लॉज के अलावा, रेवेन्यू जो रिकवरी है रेवेन्यू ऑफ लैंड, उसके अलावा दूसरे जो टैक्स होते हैं, इसकी एक एग्जांपल सेस भी लिखा हुआ है, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो टैक्स पेबल होंगे, उनको उनका हिसाब तो रखा जाएगा, जमीन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो जमीन किसी गांव, कस्बे या इस तरह के एरिया में आती होगी, यानी जो कि एग्रीकल्चर या दूसरी ओपन लैंड नहीं होगी, और जिसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू लॉ है, सॉरी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू है, लैंड का जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो उसके अगेंस्ट नहीं असेस किया जा सकता, उसके अगेंस्ट नहीं क्लेम किया जा सकता, तो वो उस जमीन पर ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके नीचे सेक्शन थ्री का जो सब सेक्शन टू है उसमें बताया जा रहा है कि जो कलेक्टर है वो अपने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत, it shall be lawful for the collector acting under the journal or special order of the Board of Revenue to determine for the purpose of this act that land are included within the site of a town or village, and to fix and from time to time to vary the limits of the same, regard being had to all the subsisting right to the landowner। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कलेक्टर है वो मजाज होगा कि वो डिसाइड करता रहा करे टाइम टू टाइम कि कौन सी जमीन जो है वो टाउन या विलेज में आती है और कौन सी जमीन उसमें नहीं आती। अब थोड़ा सा इसको मैं सादे लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ तो जो ज़मीन जो टाउन में और विलेज वगैरह में आती है वो रिहायशी इलाका हो जाता है।
तो वहां पर ये जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो उसके ऊपर असेस नहीं किया जाएगा, उस पर लागू नहीं होगा। जब वो उस पर लागू नहीं होगा तो फिर इस एक्ट के जो मोस्ट ऑफ प्रोविजंस है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगी। उसके हाँ, उस जमीन का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई नेसेसरी टैक्सेस वगैरह है तो वो भी उससे उसके लिए रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो तो यूजफुल होगा उस हद तक। लेकिन अदरवाइज ये एक्ट फुली उसके ऊपर, लैंड के ऊपर लागू नहीं होगा। जी, मैं ये जो लॉ है ये नेट से मैंने लिखा है। लैंड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पीडीएफ आगे लिखें तो फिर आपके पास लिस्ट में वो वेब पेजेस आ जाएंगे, उनके ऊपर आप ओपन कर लीजिएगा अगर आपने ओपन नहीं किया अभी तक तो। आगे द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के आगे पीडीएफ लिखेंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ी लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये लाज सही फॉर्म में पड़े होंगे। मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में भी ये शेयर कर दूं इसका लिंक वगैरह। जी, सेक्शन 4 डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन क्यों जरूरी होती है? हर एक्ट में आप देखेंगे शुरू में डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन इसलिए जरूरी होती है कि कुछ अल्फाज जो है उनका मीनिंग आमतौर पे वो आम फहम नहीं होते, समझ नहीं आता, कुछ स्पेशल मीनिंग होता है उस मुतलका जो लॉ है उसमें। तो ये जो एक्ट है इसमें इन अल्फाज को किस किस मीनिंग में यूज किया जाएगा इसलिए ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे ये एग्रीकल्चरल ईयर है। अब ईयर तो आप लोग देख, आपको सबको पता है जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में एंड हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चरल ईयर जो है वो टर्म क्या यूज होगी, कौन सा ईयर होगा एग्रीकल्चरल? तो इसके लिए ये स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो इस लॉ के शुरू में, इस एक्ट के शुरू में दी गई है। हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन इस एक्ट में यूज होंगी। जी, agricultural year means the year commencing on the first day of July or on such other date as the Board of Revenue with the previous approval of government may by notification appoint for any specified area। आमतौर पे जो साल शुरू होगा, जरी साल, वो 1 जुलाई को शुरू हो जाए होगा, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए किसी और डेट से भी खास एरिया के लिए ईयर डिफाइन कर सकती है। लाइक किसी खास एरिया के लिए वो किसी और डेट से भी शुरू कर सकते हैं, जुलाई से कर सकते हैं, मई से कर सकते हैं, जनवरी से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट किसी भी डेट से ईयर अनाउंस कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है किसी खास एरिया के लिए, लेकिन आमतौर पे 1 जुलाई स्टार्ट होगा। इट मीन के जून के एंड के ऊपर ये एंड हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन कौन सी है हमारे पास? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। Arrears of land revenue means land revenue which remains unpaid up to the date on which it becomes payable। आप इसका मीनिंग इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमने किसी को पैसे देने हों और हमारा प्रॉमिस हो कि हमने लेट्स सपोज देने हैं 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर गुजरने के बाद वो क्या हो जाएंगे? एरियर। तो इसी तरह से एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होंगे कि जो डेट है पेबल, जिस डेट को वो पेबल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे 15 दिसंबर को जो रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू है वो पेबल हो रहे हैं। जो ओनर है उसने गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देना है लेट्स सपोज 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर से ऑनवर्ड 16 दिसंबर 17 दिसंबर को वो क्या हो जाएंगे? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू यानी पेबल होंगे उन डेट्स में।
Assessment circle. Assessment circle means a group of states which in opinion of Board of Revenue to be recorded in an order in writing are sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates being used as general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them. असेसमेंट सर्कल जो है ये गवर्नमेंट जब लेट्स सपोज जो लैंड रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट ने जो जमीन के टैक्सेस वगैरह लेने होते हैं तो उनके रेट्स डिफाइन करती है गवर्नमेंट। तो रेट्स डिफाइन करते हुए ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक छोटे छोटे जमीन के टुकड़े का अलग रेट हो। वो एक खास एरिया को डिफाइन कर देते होंगे कि यहाँ ये रेट लगेगा, यहाँ ये रेट लगेगा, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो जो एरिया जिस तरह से डिफाइन किए जाते हैं उनको असेसमेंट सर्कल कहते हैं। उनका एक ही रेट होता है, वो एक तरह के इलाके होते हैं। चौथे नंबर पे है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिशमेंट अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1967, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट एक्स आई ऑफ 1957। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहाँ पे आपने तहसीलदार लगना है इंशाल्लाह। तो इसका बस ये बताया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश अंडर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश किया गया है। तो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात होगी तो वो ये बोर्ड होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर की तरफ चले जाए या कुछ और समझ लें। तो ये वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उन्होंने बता दिया है फलां एक्ट के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। तो ये पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बाउंड्री मार्क मीन्स एनी इरेक्शन whether by earth, stone, or other material, any huge, uh, unplugged, ridge or strip of ground or other object or mark, whether natural or artificial setup employed or specified by a revenue officer having authority in that behalf in order to designate the boundary of any division of land. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमीन की कोई भी बाउंड्री जिसमें अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें कोई बनी हो सकती है, कोई बंद हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई जो स्टिक सी लगाई हुई हो सकती हैं, कोई जंगला हो सकता है। किसी तरह से भी जो एक बाड़ हो या बंद हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ जिससे ज़मीन की जो है डिवीजन वाजे हो रही हो। और ये कौन कर सकता है? रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसने इसको मार्क किया होता है, वो अथॉरिटी होता है इसको मार्क करने की। तो इसको क्या कहेंगे? बाउंड्री मार्क। और अगर पंजाबी में कहें तो इसको बनी कहेंगे, जिसको हम लोग जो है ना वो कई के साथ काट काट के दूसरों की जमीन को अपनी में शामिल करने की कोशिश करते हैं और एंड पे जो पानी है वो बन्नी के आर पार वो लीक होता रहता है जो फसलों को हम लगाते हैं। किसी ने काम किया तो उसको अंदाजा होगा। ये चीजें आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आप तहसीलदार बनने जा रहे हैं। आम तासर ये है कि तहसीलदार और ये एसी ये बाबू होते हैं, इनका तो काम होता है ऑफिस में बैठना। तो शायद होता भी ऐसे ही हो, लेकिन प्रैक्टिकली काम अगर किया जाए तो वो काम काफ़ी डिफिकल्ट होता है और ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। लैंड के मामलात, मेजरमेंट ऑफ लैंड, और अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये काफ़ी जिम्मेदारी होती है। आगे है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट shall mean the day on which the sect or provision thereof
as the case may be comes in operation। ये एक्ट या इसके कुछ प्रोविजन यानी इसके कुछ हिस्सा वो जब लागू होता है उसको कमेंसमेंट कहते हैं किसी एरिया में। जब वो लागू होता है कि फलां दिन से ये लागू होगा, फलां दिन से ये एक्ट के ऊपर अमल दरामद होगा, तो उसको कमेंसमेंट कहेंगे। डिफॉल्टर मीन्स a person liable for an arrear or land revenue and includes a person who is responsible as surety for payment of the arrear। जी, डिफॉल्टर कौन होता है? लैंड रेवेन्यू में डिफॉल्टर होता है जिसने जो लैंड रेवेन्यू, जमीन का जो रेवेन्यू है वो पे नहीं किया होता, अ, उसका बकाया पेंडिंग होता है, या वो बंदा जिसने जमीन के रेवेन्यू के मामलात में किसी की श्योरिटी दी होती है, यानी गारंटर जो होता है वो भी डिफॉल्टर कहलाएगा अगर वो बिल पे नहीं करता, यानी इसका रेवेन्यू पे नहीं करता। Incumbrance means a charge upon or claim against the land arising out of a private grant or contract। Charge upon or claim against land arising out of a private grant or contract। अगर किसी प्राइवेट कंट्रैक्ट या ग्रांट की वजह से जो जमीन के ऊपर कोई चार्ज या कोई क्लेम जो है वो पेंडिंग रहता है तो जमीन के ऊपर, तो उसको ये नाम दिया गया है सब सेक्शन 8 जो है सेक्शन 4 का, इसमें हम देख रहे हैं। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 9 स्टेट। स्टेट मीन्स एनी एरिया फॉर विच separate record of rights has been made, which has been separately assessed to land revenue, which the Board of Revenue may by general rule or specific order declare to be an estate। स्टेट उसे कहेंगे कि जिसका एक तो सेपरेट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा रहा हो, और दूसरा उसको लैंड रेवेन्यू के लिए सेपरेटली कंसीडर किया जाता हो, और तीसरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उसने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत इसको एक स्टेट डिक्लेयर किया हो। डेफिनेशन 10 है होल्डिंग। होल्डिंग मीन अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर्स। अगर कोई किसी स्टेट का एक हिस्सा जो है या शेयर है वो अगर किसी एक बंदे के पास या एक से ज्यादा बंदों के पास है तो उसको होल्डिंग कहेंगे। यानी पूरी की पूरी स्टेट नहीं बल्कि उसका कुछ एक पोर्शन, कोई एक हिस्सा शेयर जो है वो कोई ओन कर रहा है, एक बंदा या दो बंदे या ज्यादा वो जॉइंटली ओन कर रहे हैं, तो उनको उस हिस्से को क्या कहेंगे? होल्डिंग। सेक्शन 4 सब सेक्शन 10 10A इरिगेटेड लैंड। इरिगेटेड लैंड मींस के जो लैंड जो है उसको इरिगेट किया जाता है, कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, टैंक और एनी आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन, जो खुद साख्ता मैन मेड आर्टिफिशियल इंसानी बनाए हुए जरिए से जिस जमीन को इरिगेट किया जाता है, पानी दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इरिगेटेड लैंड। Cargo shall be section 4 subsection 11। Cargo shall be deemed to in charge supervising tapedaar। tapedaar Cargo shall be deemed to include a supervising tapedaar। और उसके बाद है लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड मीन्स a person under whom a tenant holds land and to whom tenant is or but for special contract would be liable to pay rent for that land and shall include the leasing of such person and the predecessors and successors in interest of such person।
तो सिंपल वर्ड में लैंड लॉर्ड जो है वो कौन होगा, जिसके नीचे आगे फर्दर जो बंदे हैं वो रेंट के ऊपर जमीन लेके, जिसको ये टेनेंसी एक्ट भी हम पढ़ेंगे। तो किरायादारी, किराया के तौर पे, किरायादार के तौर पे वो लोग जमीन लेके यूज कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, लैंडलॉर्ड। जिसकी जमीन को आगे किरायादार यूज कर रहे हैं। लैंड ऑनर, लैंड ऑनर इंक्लूड द पर्सन टू होम होल्डिंग हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड, इसमें लैंड ओनर में ये आएगा कि जो बंदा जिसके नाम के ऊपर जमीन जो है वो हो, और जो जमीन का जो रेवेन्यू है वो पे करने का मजाज हो, जिसने पे करना हो उसके ऊपर रेवेन्यू, या उसको जमीन से बेनिफिट मिल रहा हो जिसके ऊपर उसने रेवेन्यू पे करना हो, तो वो बंदा लैंड ओनर कहलाएगा। लैंड रेवेन्यू मीन, लैंड रेवेन्यू सेक्शन 4 का सब सेक्शन 14, लैंड रेवेन्यू से मुराद इस एक्ट के तहत जो भी लैंड के अगेंस्ट जमीन का जो रेवेन्यू सबमिट करना होगा मालिक ने गवर्नमेंट को, वो लैंड रेवेन्यू कहलाएगा। लीगल प्रैक्टिशनर मींस, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के तहत, एक्सेप्ट मुख्तार, जो मुख्तार होता है उसको छोड़ के, अब ये मुख्तार को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मुख्तार जो होता है उसको छोड़ के बाकी जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के तहत कोई भी जो पर्सन है वो लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में कंसिडर किया जा सकता है। नेट एसेट जो है उससे मुराद क्या होगा, सेक्शन 4 सब सेक्शन 16, जब एनुअल एवरेज, एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल जो सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ सच स्टेट और, यानी एक जमीन की जो सरप्लस होगी नेट एसेट, यानी एक तो होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है हर्चे। जमीन के रेवेन्यू मिसाल के तौर पे 10 लाख आए, उसमें से हर्चे हो गए 7 लाख, पीछे बचेंगे 3 लाख, तो जो 3 लाख होगा वो नेट एसेट्स होंगे। खर्चे निकाल के जो आपके पास जो आमदन आएगी उसको ये कहा जाएगा। इसमें नीचे लिस्ट दी गई हुई है जो खर्चे हो सकते हैं उनकी। पटवारी shall be deemed to include a tapedaar and special or additional tapedaar। 18 जो सब सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है पे विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, यानी इसकी ग्रामेटिकल डिफरेंट हो सकते हैं वेरिएशन, लेकिन पे से मुराद क्या होगा, जो आपने रेंट वगैरह या टैक्स वगैरह पे करना होता है उसको हम यहाँ पे सेक्ट में यूज करेंगे पे। इस सेंस में यूज होगा पे का वर्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होगा इस एक्ट के तहत कोई भी जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें कोई चीज जो वाजे की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है वो। रेट्स एंड सेस, रेट्स एंड सेस जो है वो इस जहां पर इस एक्ट में अगर इनका जिक्र होगा तो वो डिफरेंट टैक्सेस या रेट्स वगैरह जो कि लैंड के अगेंस्ट डिफरेंट मद में लिए जा रहे होंगे, उनके रेट्स की या सेस की, टैक्सेस वगैरह जो डिफरेंट होंगे उनकी जो उनका रेट होगा उसकी बात हो रही होगी। रेंट सेक्शन सब सेक्शन 21, रेंट जो है जो लैंडलॉर्ड को मालिक मकान को, मालिक सॉरी जमीन को किराएदार देता है उसको कहेंगे हम रेंट। आपको इसका अंदाजा है। रेवेन्यू कोर्ट वो होंगी जो कि कंस्टिट्यूट की गई होंगी अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी एज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। टेनेंसी के जो रिलेटिंग लॉज के तहत जो स्टैब्लिश की गई होंगी वो रेवेन्यू कोर्ट के लाएंगी। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह उनकी ड्यूटीज होती हैं। तो इस एक्ट के तहत वो रेवेन्यू ऑफिसर जैसे तहसीलदार वगैरह होते हैं। सर्विस सेंटर मीन, जो कंप्यूटराइज आजकल सर्विस सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है, सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूनिट को कहा जाएगा। सर्वे मार्क वो होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान जमीन के ऊपर को निशानात लगाएगा। और सर्वे नंबर जो है या खसरा नंबर, उसका मतलब होगा जमीन के डिफरेंट हिस्सों को जो एक नंबर दिया जाता है कि ये फलां खसरा नंबर में आती है,
जमीन की जब कोई भी पहचान करनी होगी तो उसके लिहाज से देखा जाएगा। टेनेंट मतलब ऐसा बंदा जिसने जमीन किराए के ऊपर किसी दूसरे बंदे से ली होगी और वो किराया देने का पाबंद होगा। टेनेंसी भी इसी को कहते हैं जो किराए पे जमीन का लेन देन होता है। अनइरिगेटेड लैंड जो सैलाब बारिशों वगैरह से जिसको शराब किया जाता है। विलेज ऑफिसर का मतलब होता है इस एक्ट के तहत कोई भी बंदा जो कि रेवेन्यू को या इसकी ड्यूटी जिसकी हो कलेक्ट सुपरवाइज एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू ऑफ द स्टेट यानी